Good morning, class. Today we will start the chapter number 13, Sound. Sound के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि जनरली साउंड एक एनर्जी होती है, जैसे कि हीट या लाइट एक टाइप की एनर्जी है। सेम उसी तरह साउंड भी एक एनर्जी होती है। आपने अपने सराउंडिंग में कई टाइप की आवाज़ें सुनी होगी, साउंड सुना होगा, जैसे मूविंग व्हीकल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, मशीन की कोई आवाज़ हो, किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ हो, ठीक है, और किसी डिफरेंट एनिमल के द्वारा जनरेट होने वाले साउंड्स होते हैं। तो ये सभी आपने अपनी सराउंडिंग में सुने होंगे। तो जनरली साउंड एक टाइप की एनर्जी है जो कि किसी भी सेंसेशन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग खुद ही आपस में जब बात करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, और वो लैंग्वेज एक टाइप का क्या है, साउंड होता है, ठीक है, जो कि आप ही के वोकल कॉर्ड से जो वाइब्रेशंस होता है, आप ही की जो ब्रीदिंग करते समय जो एयर बाहर की तरफ आती है उसके वाइब्रेशन से जनरेट होता है, और जिसके कारण आप टंग और टिथ इनकी हेल्प से उसे एक सिलेबल में कन्वर्ट करते हुए वर्ड बनाकर सेंटेंस में डिक्लेयर कर देते हो, ठीक है। तो उसी तरह इसे सेंस कैसे किया जा सकता है, तो सेंस हम इसे ईयर की हेल्प से करते हैं, यानी हमारे कान इस साउंड को सुनते हैं और इस साउंड के डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे कि अगर हमारी आंखें बंद कर दी जाए, हम एक रूम के अंदर बैठे हैं, तो बाहर से हम डॉग के बार्क करने की यानी कि भौंकने की आवाज़ को पहचान सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बिल्ली के बोलने की आवाज़ को पहचान सकते हैं। हम ये सुन सकते हैं कि कोई बच्चा रो रहा है, तो उसे हम सेंस कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट साउंड को हमारे ईयर सेंस करके हमारा ब्रेन कन्वे कर देता है कि वो किसकी आवाज़ है। जैसे कि वी टॉक एंड कम्युनिकेट विथ अदर्स बाय प्रोड्यूसिंग साउंड, यानी हम आपस में जब बात करते हैं दैट मीन्स हम भी एक टाइप का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सभी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट साउंड, सो मैनी क्वेश्चंस कम टू अवर माइंड, लाइक हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। मतलब जब आप साउंड के बारे में सुनेंगे तो आपके माइंड में दो क्वेश्चंस आते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, और प्रोड्यूस होने के बाद इसे सुना कैसे जा सकता है, ठीक है। तो और कैसे हम ये कंपेयर कर देते हैं कि कुछ साउंड बहुत ज़्यादा तेज़ है और कुछ साउंड बहुत स्लो है, ठीक है। और उसके अलावा साउंड कैसे ट्रैवल होता है, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ और आवाज़ अगर मेरे आसपास कोई खड़ा है तो वहाँ तक वो आवाज़ जा रही है, या हम किसी रूम में बैठे हैं और बाहर कोई बोल रहा है तो उसकी आवाज़ हम सुन पा रहे हैं, तो बीच में साउंड ट्रैवल करके कैसे पहुँचा, ठीक है। उसके अलावा जहाँ भी आपने म्यूज़िक सुनते हुए देखा होगा, तो म्यूज़िक क्या होता है, ठीक है, ये वर्ड हमारे माइंड में आता है। म्यूज़िक अलग अलग टाइप से कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि म्यूज़िक के भी आपने टाइप्स देखे होंगे, जैसे कि स्पीकर से आने वाली आवाज़ अलग होती है, वायलिन की आवाज़ अलग होती है, गिटार की आवाज़ अलग होती है, तबला की आवाज़ अलग होती है। तो इससे भी आप कैसे पहचानेंगे। उसके अलावा नॉइज़ क्या होता है, ठीक है, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और नॉइज़ पॉल्यूशन कैसे होता है और उसके कॉजेज़ पढ़ेंगे। Now we shall discuss all the questions in this chapter. Firstly, we will discuss about the production of sound, यानी साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, हम पहले उसके बारे में जानेंगे। तो साउंड प्रोडक्शन से जब वर्ड आपके माइंड में अराइज होगा वाइब्रेशन, क्योंकि जब आप किसी गिटार के स्ट्रिंग को प्लग करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि स्ट्रिंग जो धागा होता है वो अपनी मिडिल पोजीशन के दोनों साइड फास्ट रैपिडली मोशन करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन यू प्लेस योर पाम ऑन द स्पीकर ऑफ अ म्यूजिक सिस्टम प्लेइंग लाउड म्यूजिक, यू फील सम बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। तो आपने जब लाउड म्यूज़िक बज रहा है और स्पीकर के आगे जब हाथ रखते हैं अपना, तो आप एक टाइप का वाइब्रेशंस फील करते हैं, ठीक है। उसी तरह आप सिंपली जब कोई टॉकिंग करते समय या कुछ गाना गाते समय जहाँ पर आप अपनी लाउड नॉइज़ निकाल रहे हैं अपने मुंह से, तो अपने मुंह के आगे आप हाथ रखकर जब भी देखेंगे तो आपको एयर का एक प्रेशर फील होगा, ठीक है। तो यही कहलाता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एक रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है किसी भी मिडिल पोजीशन के दोनों ओर।
इसे और अच्छे से समझने के लिए जनरली आपने देखा होगा कि इस तरीके से आप किसी बोर्ड पर जब 2 पिन की हेल्प से एक रबर बैंड को फिक्स कर देते हैं और उसके एक पोर्शन को जब इस तरह से खींचते हैं तो आपने यहाँ पर इस थ्रेड में वाइब्रेशंस देखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि 2 चिल्ड्रन मिलकर थ्रेड को या रोप को दोनों साइड से पकड़कर बीच वाले पोर्शन को एकदम तेज़ी से खींचते हुए छोड़ेंगे। तो आपने देखा होगा रोप अपनी मिडिल पोजीशन के दोनों साइड मूवमेंट करना शुरू कर देती है, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन इज़ अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन एंड अ साउंड इज़ प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। यानी कि साउंड तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब कोई भी मीडियम वाइब्रेशन करता हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। नाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। एवरी सोर्स ऑफ साउंड इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी कि जितने भी साउंड सोर्सेस हैं सभी में वाइब्रेशन होता है, सभी एक वाइब्रेटिंग बॉडी होगी जो भी साउंड प्रोड्यूस करेगा। In other words, every sound producing object is a vibrating body. When vibrations are stopped, the sound also stop. यानी कि बेसिक जो प्रोडक्शन है साउंड का वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन से होता है। वाइब्रेशन बंद तो साउंड बंद। Thus we can say that sound is produced by vibration made by a vibrating body. Now let us perform the following activities to show how the sound is produced by a vibrating body, which I have already explained to you. You can put a 2 pin and fix a rubber band and stretch this rubber band from one side, and you will see that the rubber band automatically deviate or done a back and forth movement about its mean position. And when you will hear this sound, so you will feel some vibration as well as some sound of rubber band. Now how sound travel? So we have learned that sound is produced by the vibration of object. Now vibrating body or the object produces sound in the form of energy. अभी हमने ये देखा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। हर वो सोर्स जो वाइब्रेशन क्रिएट करता है उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो वाइब्रेटिंग बॉडी है या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेशन करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है एक एनर्जी के फॉर्म में। एंड द वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रांसफर दिस एनर्जी टू एयर मॉलिक्यूल क्लोज टू इट। यानी कि जो भी वाइब्रेशन होता है, सपोज कीजिए ये कोई थ्रेड है, जैसे ही हमने इसे स्ट्रेच किया, ठीक है, अब ये थ्रेड के स्ट्रेच होने के कारण इसके मिडिल पोजीशन के दोनों और ये कुछ टाइम के लिए वाइब्रेट होता रहता है। तो जब ये अपने मिडिल पोजीशन के दोनों साइड वाइब्रेशन क्रिएट करेगा तो इसके आसपास जो एयर पार्टिकल है जो पहले रेस्ट पोजीशन के टाइम पर इसके आसपास इस तरह से सेटल थे, ठीक है, जब ये वाइब्रेशन करना शुरू करता है तो अपने आसपास जो एयर पार्टिकल है उसको वाइब्रेट करना यानी कि डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। और जो एयर मॉलिक्यूल इसके क्लोज थे इस थ्रेड के, उनमें क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक, और ये जो एनर्जी थी, जिस एनर्जी से हमने इसे मोशन करवाया था, इस एनर्जी को, ये काइनेटिक एनर्जी जो इसकी होगी वो एनर्जी इस एयर मॉलिक्यूल तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, और ये एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब इस थ्रेड के साथ साथ आसपास वाले एयर मॉलिक्यूल भी डिस्टर्ब होंगे और उनमें भी वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सभी एयर मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन सेम फ्रीक्वेंसी का होगा। दीज वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स पास ऑन देयर वाइब्रेशन टू द नेक्स्ट एयर मॉलिक्यूल। और इसी तरह ये सारे एयर मॉलिक्यूल जो सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ये अपनी एनर्जी अपने पास वाले एयर मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो इस तरीके से सारे एयर पार्टिकल अपने क्लोज प्रेजेंट दूसरे एयर पार्टिकल्स को सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाएंगे। और दिस प्रोग्रेस गोज ऑन दी अल्टीमेटली ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स अराउंड दी साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ठीक है, और सारे ही पार्टिकल इसी तरह बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। व्हेन द वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स फॉल्स ऑन द ईयर ड्रम। और जब ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, मतलब ये जो वाइब्रेट करते हुए एयर पार्टिकल है, ये जब किसी भी पर्सन के ईयर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो एयर के अंदर एंटर करके ईयर के
ईयर ड्रम तक पहुंच जाते हैं, जो कान का पर्दा जिसे कहा जाता है, उससे टकराते हैं तो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है और हमारे ईयर उस वाइब्रेशन को सेंस करके उसे साउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो साउंड सुनने के लिए भी हमारे ईयर ड्रम में जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक हम उस साउंड को नहीं समझ पाएंगे। तो ये साउंड कैसे ट्रैवल करता है? एयर पार्टिकल के थ्रू। नाउ साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। हमेशा साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायर्ड होती है। नाउ द सब्सटेंस और मैटर थ्रू विच अ साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। यानी कि साउंड जिस भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट जिससे ट्रैवल करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है उसे हम मीडियम कहते हैं। अब मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है। व्हेन यू स्कूल बेल रिंग्स द बेल वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस अ साउंड। आपने देखा होगा स्कूल बेल जब बजती है तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होता है और आप उसे छू कर देखेंगे तो आप ये देखेंगे उसमें कुछ वाइब्रेशंस कंटिन्यूसली रहता है। ठीक है, नाउ द साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर, और वो वाइब्रेशन धीरे धीरे उसी के उस बेल के सराउंडिंग में जो एयर पार्टिकल हैं वहाँ तक ट्रांसफ़र होता है और वो एयर पार्टिकल अपने आसपास प्रेजेंट सारे एयर पार्टिकल को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं और इस तरह सारे पार्टिकल वाइब्रेट होते होते आसपास जो लिसनर होते हैं उनके ईयर तक पहुंचते हैं और उनके ईयर तक पहुंचकर उनके ईयर ड्रम से टकराते हैं और ईयर वो जो लिसनर्स होते हैं वो साउंड को सेंस करते हैं। तो इस तरीके से जब वो ईयर जो रिंग बेल थी वहाँ से जो साउंड ट्रांसफ़र हुआ वो किसकी हेल्प से हुआ था? एयर की हेल्प से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे कि हम ये देखेंगे कैसे साउंड ट्रैवल होता है। तो एक अलार्म क्लॉक लेना है और उसे वुडन टेबल पर रखना है। ठीक है, और कुछ इस तरह दो चिल्ड्रन हैं जो ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर अलार्म क्लॉक जब उसके साउंड प्रोड्यूस करता है तो एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है। तो एक बच्चा है, यहाँ पर एक गर्ल है जो सिंपली उसे खड़े रहकर सुन रही है। वहाँ पर जो अलार्म क्लॉक से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो साउंड एयर पार्टिकल के थ्रू ट्रैवल करता हुआ उस गर्ल के ईयर तक पहुँच रहा है। और दूसरी साइड एक बॉय है जो टेबल पे इस तरह से सर झुकाए हुए है, यानी कि अपने ईयर को उस टेबल से कनेक्ट करके रखता है झुककर, ताकि जो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है या ट्रैवल हो रहा है वो ट्रैवल सॉलिड मीडियम के थ्रू हो रहा है। मतलब वो एयर पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और वाइब्रेट करते हुए इस टेबल के थ्रू कहाँ पहुँचेंगे, यानी कि यहाँ पर सॉलिड के जो यहाँ पर एयर पार्टिकल वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल अपना वाइब्रेशन क्रिएट करते हुए इस जो बॉय है इसके ईयर तक पहुँचते हैं। अब दोनों एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि साउंड एयर पार्टिकल के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है और सॉलिड पार्टिकल के लिए भी ट्रैवल कर सकता है। यानी साउंड को ट्रैवल करने के लिए सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों में से किसी भी मीडियम की रिक्वायर्ड ज़रूर होती है। बिना किसी मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि साउंड किस में फास्ट ट्रैवल करता है, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में। ठीक है, तो हमने जब इस अलार्म क्लॉक का साउंड जो था इस तरह टेबल पर अपने ईयर को रखकर सुना है तो यहाँ हमें बहुत लाउड साउंड सुनाई देता है, जबकि एयर में इसकी आवाज़ थोड़ी सी कम आती है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि सॉलिड मीडियम में साउंड बहुत फास्ट ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू गैसियस मीडियम। ठीक है, ये एक्टिविटी आप भी अपने घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ सेकेंड एक्टिविटी, टू शो दैट सम साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स। अब सॉलिड और एयर की बात तो हमने देख ली कि दोनों में साउंड ट्रैवल करता है। सेकेंड एक्टिविटी में हम ये देख रहे हैं कि साउंड वाटर में ट्रैवल कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए भी एक सिंपल एक्टिविटी है। एक टॉय ले लीजिए आप और उस टॉय ऐसा टॉय लेना है आपको जो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, किसी भी टाइप का टॉय ले लीजिए जिसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। उसको एक प्लास्टिक बैग में एक थ्रेड की हेल्प से इस तरह से बांध कर आप एक बकेट के अंदर डाल दीजिए जिसमें थोड़ा सा पानी हो। ठीक है, तो जैसे ही आप इस टॉय को अंदर की तरफ लेंगे, ठीक, और उसके माउथ को अपने पैक कर लिया है, बांध लिया है एक धागे से और बकेट को वाटर से फिल करके उसके अंदर उसे डाल दिया है, सबमर्ज कर दिया है। नाउ स्क्वीज़ द टॉय, जैसे ही आप उस टॉय को बजाएंगे, ठीक है, तो
आपके ईयर है जो जस्ट इस बकेट के बाहर की तरफ है, मतलब आपका पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, इस वाटर के अंदर, ठीक है। और जैसे ही आप उसे टच करेंगे तो आप वाटर में थोड़ा सा वाइब्रेशंस फील करेंगे और वो साउंड आपको सुनाई देगा, जिससे ये शो होता है कि साउंड लिक्विड के अंदर भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन साउंड लिक्विड के अंदर फास्ट ट्रैवल करेगा एज़ कम्पेयर टू गैसियस स्टेट, यानी कि अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो सॉलिड में सबसे फास्ट ट्रैवल करता है, देन सेकंड नंबर पर लिक्विड में एंड थर्ड नंबर पे गैसियस स्टेट पर, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 4, टू शो दैट द साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। अब इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिक बेल लेना है, एक ग्लास बेल जार लेना है, एक वैक्यूम पंप लेना है, बैटरी लेना है, एक की लेना है और उसको वायर से कनेक्ट करना है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे हम यहाँ पर और एक कॉर्क लेना है, ठीक है। ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रिक बेल ली है, एक ग्लास जार के अंदर इस बेल को फिट किया है, यहाँ पर हमने रबर का एक बुश लगाया है और उसे पैक किया है और इसमें से जो इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, उसे बैटरी से कनेक्ट किया है और इस तरह यहाँ पर की कनेक्ट की है, ठीक है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ऑन करते हैं बेल का बजना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपने इस ग्लास जार के नीचे की तरफ एक वैक्यूम पंप देखा होगा। वैक्यूम पंप क्या करेगा, इस ग्लास जार के अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसे सक करके बाहर की तरफ फेंक देगा, यानी कि अब इस ग्लास जार के अंदर कोई एयर का पार्टिकल नहीं है, ठीक है। तो कोई पार्टिकल नहीं होने के कारण अंदर वैक्यूम जनरेट हो चुका है और फिर जब हम इस बेल को रिंग करेंगे तो हमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ आता है कि जब आसपास कोई पार्टिकल ही नहीं है, ना वो सॉलिड है लिक्विड है, और यहाँ पर गैसियस स्टेट जो थी वो भी हमने वैक्यूम पंप के थ्रू उसे क्लियर कर दिया, तो साउंड ट्रैवल करके आपको बाहर की तरफ नहीं सुनाई देगा। और जब यहाँ अंदर एयर पार्टिकल होते तो आप साउंड को आसानी से सुन सकते थे। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकला कि साउंड वैक्यूम में कभी ट्रैवल नहीं कर सकता। वैक्यूम दैट मीन्स जहाँ पर कोई मीडियम नहीं हो। साउंड को हमेशा ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायर होती है। डू यू नो देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, इट इज़ वैक्यूम ऑन द सरफेस ऑफ द मून। यानी कि आपने सुना होगा कि हमारे अर्थ के चारों ओर एक ब्लैंकेट की तरह एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, मतलब सारी गैसेस या मीडियम जिसे हम कह सकते हैं वो अर्थ के सराउंडिंग में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम और ऊपर की ओर जाते हैं, यानी कि हम स्पेस की बात करते हैं, ठीक है। अब स्पेस में मून सरफेस की या स्टार की या सराउंडिंग में कहीं भी, तो आपने देखा होगा वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर नहीं होती और कोई गैसेस प्रेजेंट नहीं होती। तो जो भी एस्ट्रोनॉट जो मून सरफेस पर जाते हैं उन्हें बात करने के लिए रेडियो सेट्स की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और रेडियो सेट्स क्या होता है, जिसमें रेडियो वेव्स होती है जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, जो उनके साउंड को पर्सन टू पर्सन पहुंचा सकती है, ठीक है। यानी विदाउट रेडियो सेट हम आपस में बातें नहीं कर सकते, इसलिए रेडियो सेट का यूज़ किया जाता है एस्ट्रोनॉट के थ्रू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पीड ऑफ साउंड। सो साउंड ट्रैवल्स विथ अ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। जैसा कि अभी हमने एक्टिविटी 3 और 4 में देखा कि सॉलिड मीडियम में साउंड बहुत फास्ट ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, ठीक है। तो साउंड ट्रैवल के लिए या साउंड ट्रैवल में उसकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट मीडियम पर डिपेंड करती है। और स्पेशली मीडियम जब भी वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है कि डेंसिटी वहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है। यानी मीडियम की डेंसिटी पर, जहाँ पर मीडियम की डेंसिटी दैट मीन्स मीडियम अगर सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा कांटेक्ट में रहने के कारण साउंड को बहुत फास्ट ट्रैवल करवा सकते हैं। क्योंकि जो साउंड एनर्जी है वो एक टाइप का वाइब्रेशन है, और जितने मॉलिक्यूल पास रहेंगे उतनी जल्दी वो उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। इसीलिए सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होने के कारण एक दूसरे को बहुत फास्ट एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं, और सॉलिड मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण हम साउंड की स्पीड भी वहाँ पर ज़्यादा फास्ट सेंस करते हैं। जबकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर होते हैं, और दूर होने के कारण वो साउंड एनर्जी को
इतने सॉलिड के कंपैरिजन में कम ट्रैवल करवाते हैं और जिसके कारण हमें साउंड की स्पीड जो है वो कम सेंस होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। स्पीड ऑफ साउंड चेंज विद द एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाइक अ टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी। यानी कि जिस तरह हमने देखा कि मीडियम की डेंसिटी भी साउंड ट्रैवल में अफेक्ट करती है, उसी तरह मीडियम की कुछ कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, इसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पर कुछ टेबल गिवन है जहाँ पर डिफरेंट मीडियम में साउंड की स्पीड शो की गई है। जैसे कि गैसेस में, अब गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट है तो कितनी होगी, ठीक है। एयर है नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर की बात की, हाइड्रोजन में कितनी होगी। लिक्विड में हम कैटेगरी देखेंगे अल्कोहल की, वाटर की और सी वाटर की देखेंगे, ठीक है। उसी तरह सॉलिड में कॉपर, स्टील, ग्लास। तो ये टेबल से हमें शो होता है कि जितनी ज़्यादा मीडियम डेंसिटी होती है उतनी ज़्यादा साउंड फास्ट ट्रैवल होता है, ठीक है। So, sound travel the faster in solid. Example, the speed of sound in a steel is slower in liquid and the slowest in gas. यानी कि सबसे फास्ट सॉलिड में है और लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे सबसे ही कम है, दोनों से ही, लिक्विड और सॉलिड से। नाउ ये फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। एयर के अंदर साउंड की स्पीड 340 होती है और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस रीज़न से जो थंडर होता है, जब लाइटनिंग होती है ना, जैसे आपने बिजली कड़कते हुए देखा होगा बारिश के समय में, तो जो लाइटनिंग होती है वो फास्ट हो जाती है, उसके बाद हमें उसका साउंड सुनाई देता है। उसका रीज़न यही है कि आपने देखा कि लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से कम होती है, इसलिए हमें पहले लाइटनिंग दिखाई देती है, उसके बाद हमें थंडर का साउंड सुनाई देता है। नाउ द टर्म्स रिलेटेड टू द साउंड वेव्स। साउंड्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव के फॉर्म में ट्रेवल होता है और जो कि आप अपनी हायर क्लासेस में भी देखेंगे वेव के बारे में, बट अभी मैं आपको शॉर्ट में इतना बता देती हूँ कि जब मीडियम के पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं तो वो अपनी मिडिल पोजीशन के दोनों साइड मूवमेंट करते हैं, जिसको हम इस तरीके से समझते हैं कि ये पहले ऊपर की तरफ डिस्टर्ब होते हैं, देन नीचे की तरफ, देन ऊपर, फिर नीचे, तो इसे हम वेव्स कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो ये वेव्स क्या होते हैं, ये 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड होती है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, ठीक है। वेव्स को जब आप देखेंगे या उसकी जब एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हाफ सेमी सर्कल ऊपर की तरफ, देन हाफ सेमी सर्कल नीचे की तरफ, कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ होती है, ठीक है। तो ये स्पेशली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड होती है, एक तो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। नाउ let us take some example of periodic vibration of simple pendulum to explain the terms amplitude, frequency and time period. Although simple pendulum does not produce sound waves that you can hear, and this will help you to understand the basic terms. So firstly we will understand the simple pendulum. A simple pendulum consists of a small metal ball जिसे हम बॉब कहते हैं। बॉब एक मेटल की बॉल होती है जिसे हम थ्रेड के हेल्प से इस तरह से लटका देते हैं एक फिक्स्ड पॉइंट से, या रिजिड सपोर्ट भी जिसे कहते हैं, और उस बॉल को हम दोनों साइड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवाते हैं। यानी कि नॉर्मली जब वो स्विंग करता है, जैसे आप झूले पर बैठते हैं तो आपने देखा होगा कि जहाँ बैठते वो सीट और वो रोप से बंधी हुई होती है ऊपर किसी फिक्स्ड एंड से, और जब आप उस पर झूलते हैं तो वो आपकी मिडिल पोजीशन के दोनों साइड आपको ले जाता है। सेम उसी तरह पेंडुलम भी वर्क करता है, अपनी मिडिल पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता है। तो ये जो बॉब रहता है, जो मेटल बॉल होती है पेंडुलम में, ठीक है, वो अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन में होता है, और जब उसे हम मूवमेंट करवाते हैं तो वो दोनों साइड एक एक्सट्रीम पोजीशन लेता है। जितनी फ्रंट साइड लेता है उसी ना ही बैक साइड लेता है। मान लो जैसे आपने ऐसे बॉब को खींचा और इस तरफ मोशन करवाया, तो यहाँ पर ये एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा जितना ये जा सकता है, और जितना हाईएस्ट पॉइंट ये यहाँ कवर करेगा, जिसे हम एक्सट्रीम पोजीशन भी कहते हैं, उतना ही वो उसकी बैक साइड में कवर करेगा, ठीक है। यानी कि ए से पहले बी पर जाएगा तो जितनी डिस्टेंस यहाँ कवर करेगा उतनी ही है यहाँ से सी वाले पॉइंट पर कवर करेगा। तो इस तरह से जब किसी भी बॉब का या पेंडुलम का अपनी मिडिल पोजीशन से
अपने आगे की तरफ एक्सट्रीम पोजीशन कवर करना एज वेल एज बैक साइड भी वही एक्सट्रीम पोजीशन को कवर करना, और जितना टाइम इन्हें कवर करने में लगता है वो पूरा मिलाकर एक ऑसिलेशन कहलाता है। तो एग्जाम्पल के लिए अपने पेंडुलम की मोशन देखी होगी वॉच में, जो पुरानी वॉचेस आती थी वॉल वॉचेस, उसमें आपने पेंडुलम लगा हुआ देखा होगा, और पेंडुलम जब उसमें 1 आवर जब कंप्लीट होता था तो पेंडुलम का मोशन स्टार्ट हो जाता था, यानी कि वो जब मिडिल पोजीशन में रहता था उसके दोनों साइड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट स्टार्ट करता था। ठीक है, नाउ अब हम ये देखेंगे कि पेंडुलम जो रहता है वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और उसी पर डिपेंड होता है। सबसे पहले एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ पेंडुलम, एम्पलीट्यूड होता क्या है, तो कोई भी पेंडुलम जब ऑसिलेशन करता है और टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है तो उसमें मैक्सिमम जितना वो डिस्प्लेस हुआ अपनी मिडिल पोजीशन से उसे हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखेंगे कि ये इसकी मिडिल पोजीशन ए थी, ए से ये कितना डिस्प्लेस हुआ आगे और पीछे की तरफ, ए से बी और यहाँ पर ए से सी, तो ए से बी तक जितना भी ये डिस्प्लेस हुआ है ये ए बी इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसी तरह बैक साइड में ये ए से सी की ओर जितना डिस्प्लेस हुआ है वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ए बी और ए सी इसके इस पेंडुलम के एम्पलीट्यूड्स कहलाते हैं। एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और इसे मेज़र करते हैं मीटर्स में। ठीक है, नाउ जब कोई बॉडी ऑसिलेट होती है एयर में तो उसका जो ऑसिलेशन होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, यानी नॉर्मली आप पेंडुलम को जब स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं तो वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और कम होते होते उसकी वो अगेन अपनी मिडिल पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो किसी भी पेंडुलम को 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम उसका टाइम पीरियड कहते है। यानी कि जब आप किसी पेंडुलम की मोशन स्टार्ट करते हैं, ऑसिलेशन स्टार्ट होता है, तो वो अपनी ए वाली पोजीशन से यानी कि मीन पोजीशन से पहले बी की ओर जाता है और बी से अगेन बैक पोजीशन यानी सी की ओर जाता है, और सी से अगेन बी तक आने में जितना उसे टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, जिसे हम सिंपल 1 ऑसिलेशन भी कहते हैं। जैसे जैसे ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड स्मॉल होता जाता है, पेंडुलम का टाइम इंटरवल जो रहता है ऑसिलेशन का वो भी कम होता जाता है। ठीक है, यानी कि एम्पलीट्यूड के कम होने के साथ साथ टाइम पीरियड की वैल्यू भी कम होती है। इसे हम कैपिटल टी से मेज़र डिनोट करते हैं और सेकंड में मेज़र करते हैं। थर्ड फैक्टर है फ्रीक्वेंसी। देखो, पेंडुलम को सिंपल 1 सेकंड में जितने भी ऑसिलेशन वो पूरे करता है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी कि उसके कंप्लीट ऑसिलेशन में वो जितनी साइकिल पूरी कर लेता है 1 सेकंड के अंदर उसे हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे हम हर्ट्ज से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम एन या स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर्ट्ज इसकी जो यूनिट है वो हेनरिच आर हर्ट्ज नाम के जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे जर्मन, तो इन्हीं के नाम से इसका नाम रखा गया है हर्ट्ज, जिसे आप स्मॉल एन और स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं। और हर्ट्ज को डिफाइन कैसे करेंगे, हर्ट्ज जो आपका होता है 1/t के इक्वल होता है, यानी t मतलब टोटल टाइम जो 1 ऑसिलेशन में लगता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, और सपोज कीजिए कि सिंपल पेंडुलम अगर 4 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, दैट मीन्स 1 सेकंड में वो जितने कंप्लीट ऑसिलेशन करेगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर 4 ऑसिलेशन अगर पूरा करता है 1 सेकंड में तो 4 उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, दैट मीन्स पिच, लाउडनेस एंड क्वालिटी।